बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा जो लेक्चर था वो आइडियल गैस इक्वेशन के हवाले से था। हम इसकी डेरिवेशन समझ रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर। उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो है इक्वेशन ड्राइव कर ली थी। इक्वेशन थी PV डिवाइडेड बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने इक्वेशन ड्राइव की थी बाय यूजिंग बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ये कांस्टेंट की बात कर रहे थे। ये जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। वो दो चीज़ें क्या हैं? गैस का मास कितना होगा और गैस की नेचर क्या होगी। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं गैस 500 ग्राम गैस की बात करता हूँ, 700 ग्राम की बात करता हूँ, 800 ग्राम की बात करता हूँ, तो जैसे जैसे मास चेंज हो जाएगा ये कांस्टेंट भी चेंज होता जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट जो है वेरी करेगा किसके हिसाब से? मास के हिसाब से। साथ में एक और चीज़ के हिसाब से वेरी करने जा रहा है, इसे नेचर कहते हैं। जब हम नेचर की बात करते हैं, हर गैस की मुख्तलिफ नेचर होती है। मिसाल के तौर पर जब मैं बात करता हूँ CO2 की, जब मैं बात करता हूँ H2 की, ये दोनों गैसेस अलग अलग हैं। दोनों गैसेस में क्या फ़र्क है? दोनों के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये भी जो है 1 kg, ये भी 1 kg गैस है, दोनों का सेम मास है, क्या इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे? तो इसका मतलब है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसका मॉलिक्यूल का साइज़ कम होगा, इसका मास कम होगा। इनके मॉलिक्यूल का, इसके मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा होगा। मतलब कहने का ये होगा इसके 1 किलोग्राम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसके 1 किलोग्राम में कम मॉलिक्यूल्स आएंगे। मतलब कहने का दोनों गैस की नेचर क्या हो गई? मुख्तलिफ हो गई। यहाँ पर दोनों गैसेस की नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब इस नेचर के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम कंसीडर करने वाले हैं, यहाँ पर हम कंसीडर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1 मोल फॉर 1 मोल ऑफ गैस। हम यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ गैस के 1 मोल की। हम ये 1 मोल की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? जैसे कि एवोगाड्रोस लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक, एवोगाड्रो के लॉ के मुताबिक जब हम गैस का 1 मोल की बात करते हैं, चाहे वो 1 मोल CO2 हो, चाहे वो 1 मोल H2 हो, चाहे वो 1 मोल N2 गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी गैस हो, जब हम 1 मोल की बात करेंगे, भले इन सब के मासेस डिफरेंट हो, भले इन सब के मासेस डिफरेंट हो, लेकिन 1 मोल का मतलब ये होगा, 1 मोल का मतलब ये होगा इन सब गैस के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 10 की पावर 23। मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि अब गैस की नेचर मैटर नहीं करती। अब गैस की नेचर मैटर नहीं करती, गैस की टाइप मैटर नहीं करती। जब मैं 1 मोल का मतलब कहूँगा तो 1 मोल का मतलब CO2 के पास भी इतने ही मॉलिक्यूल्स, H2 के पास भी इतने ही मॉलिक्यूल्स और N2 के पास भी इतने ही मॉलिक्यूल्स। मतलब अब ये कांस्टेंट जो है डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर? गैस के नेचर पर। और 1 मोल के लिए इस कांस्टेंट को, 1 मोल के लिए इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं, 1 मोल के लिए इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। याद रहे हम सिर्फ और सिर्फ 1 मोल की बात कर रहे हैं। और ऐसा हमने क्योंकि हमने देखा था गैस की नेचर मुख्तलिफ थी। जब गैस की नेचर मुख्तलिफ हो तो हर गैस के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे। हमने इस फर्क को ख़त्म करने के लिए 1 मोल गैस की बात की। जब हम 1 मोल गैस कंसीडर करेंगे तो इस कांस्टेंट को कहा जाएगा R। और इस कांस्टेंट को जब R कहा जाएगा तो इक्वेशन नंबर 3 को हम यूँ लिखेंगे। नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज। तो अब इक्वेशन 3 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे। पहले लिखी थी PV अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम इसे लिखेंगे PV अपॉन T इक्वल्स टू R। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल के लिए कांस्टेंट को हमने R से रिप्रेजेंट करना है। और याद रहे क्योंकि 1 मोल की बात की जा रही है तो हम 1 मोल के लिए इस तरह से इक्वेशन लिख रहे हैं। T डिवाइड हो रहा है तो हमने T को वहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा दिया। तो PVM इक्वल्स टू RT। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब ये Vm क्या है? हमने R को तो कह दिया। जब हम 1 मोल कंसीडर करेंगे तो 1 मोल कोई भी गैस हो, किसी भी किस्म की गैस लें, अगर आप 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल गैस के लिए ये कांस्टेंट सबके लिए सेम होगा। और इसे किससे जाहिर करेंगे? अब R से। जबकि ये Vm यहाँ पर क्या है? तो इस Vm को डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि Vm यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे इस Vm के हवाले से। V का मतलब तो वॉल्यूम था। अब ये Vm रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो यहाँ पर Vm का मतलब कुछ ये है। Vm का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल।
हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर 1 मोल ही कंसीडर किया है। जब हम 1 मोल कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम भी किसका मानना पड़ेगा? 1 मोल का ही वॉल्यूम मानना पड़ेगा। और 1 मोल की वॉल्यूम हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? Vm से। जैसे कि हम जानते हैं जब 1 मोल के वॉल्यूम की बात की जाती है तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 dm³ होता है। क्या गैस के पास 1 ही मोल होगा? तो इसका जवाब है हरगिज़ गैस के पास 1 मोल नहीं होगा। हो सकता है किसी गैस के पास 2 मोल हो, किसी गैस के पास 3 हो, 4 हो, 5 हो। ये तो हमने सिर्फ गैस के 1 मोल के लिए इक्वेशन बनाई है। अगर हमें गैस के 1 से ज़्यादा मोल की बात करनी हो तो उसका वॉल्यूम डेफिनेटली ये नहीं होगा। अगर मैं 1 मोल की बात करूँगा तो उसका वॉल्यूम 22.4 होगा। अगर मैं 2 मोल की बात करता हूँ तो उसका वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा। 3 मोल का मतलब 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। मतलब जैसे नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं इफ वॉल्यूम V, अगर हम बात करते हैं गैस का वॉल्यूम क्या हो? V हो एंड हैविंग n नंबर ऑफ मोल्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं अगर गैस का वॉल्यूम V हो और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? n हो, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा? तो उस सूरत के अंदर गैस का वॉल्यूम निकालने का तरीका कुछ ये होगा, Vm = V डिवाइडेड बाय n। अब इस इक्वेशन का मतलब भी समझते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको गैस का वॉल्यूम पता करना हो तो हम गैस के टोटल वॉल्यूम को टोटल मोल के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका यह है कि अगर मेरे पास एक गैस मौजूद है जिसका वॉल्यूम 224 dm³ है, ये टोटल वॉल्यूम है गैस का, और गैस के मोल्स कितने हैं? तो गैस के मोल मैं आपसे कहता हूँ 10 मोल गैस के हैं। तो बताइए गैस का अगर टोटल वॉल्यूम इतना है, गैस के 10 मोल इतनी जगह घेर रहे हैं, तो गैस की 1 मोल कितनी जगह घेरेगा? तो 1 मोल निकालने का तरीका क्या होगा? मैं टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा टोटल मोल के साथ। मतलब मुझे करना होगा, अगर 1 मोल का वॉल्यूम पता करना है तो मैं टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा मोल के साथ। टोटल वॉल्यूम 224 है, मोल 10 है यहाँ पर, तो डिवाइड करने मुझे आंसर मिल जाएगा 22.4। तो मुझे पता लग गया गैस के 1 मोल का वॉल्यूम। तो गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कैसे पता किया जाता है? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। इसे हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन नंबर 5 को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। हम इक्वेशन नंबर 5 को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन 4 के अंदर जहां हमें Vm लिखा हुआ नजर आ रहा है, हम इस वॉल्यूम को रिप्लेस कर रहे हैं V डिवाइड बाय n के साथ। तो अब इक्वेशन हमारे पास कुछ ये हो जाएगी, पहले लिखी हुई थी PVm, अब हम लिखेंगे इसे PVm की जगह पर लिख देंगे हम जो हमने इक्वेशन नंबर 5 में बात की। तो Vm किसके इक्वल है? V डिवाइडेड बाय n के इक्वल है। तो अब हम Vm की जगह लिखेंगे V डिवाइडेड बाय n। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? Vm की जगह पर लिख दिया V डिवाइड बाय n क्योंकि डिवाइड हो रहा है और राइट साइड पर जाके ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो PV इक्वल्स टू nRT। इसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन या इसे कहा जाता है जनरल गैस इक्वेशन। जबकि यहाँ पर R का मतलब होता है, यहाँ पर R का मतलब हमने पढ़ लिया आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R का मतलब इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है और इसकी वैल्यू होती है फिजिक्स के अंदर 8.31 जूल पर मोल केल्विन। याद रहे R का मतलब है गैस कांस्टेंट। ये सब गैस के लिए सेम रहेगा, चाहे आप हाइड्रोजन गैस की बात करें, चाहे CO2 की बात करें, चाहे हीलियम की बात करें, कोई भी गैस की आप बात करेंगे वहाँ पर आपको R की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। याद रहे ये फिजिक्स में आपको यही वैल्यू यूज़ करनी है। केमिस्ट्री वाली वैल्यू जो कि 0.0821 है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट से हम बात करेंगे फिजिक्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हवाले से। तो R की वैल्यू क्या होगी? 8.31 जूल पर मोल केल्विन। और इसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन नहीं है ये, आइडियल गैस इक्वेशन है। P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब मोल्स, R का मतलब गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेशन को डिस्कस किया जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी आप लोगों से।